Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में ART4 का जो पेपर 2 है ये हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है. दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज 0.0382 per ohm per centimeter for a solution which is 0.1 molar in KCl and 0.2 molar in NaCl. तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन आपको दे रखा है और इस सॉल्यूशन में KCl और NaCl दोनों प्रेजेंट है, दोनों की मोलैरिटी गिवन है. कंप्लीट सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखा है 0.0382 पर ओम पर सेंटीमीटर. कैलकुलेट लैम्डा ऑफ Na प्लस. लैम्डा दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी. इफ लैम्डा ऑफ K प्लस इज 74 and lambda of Cl minus is 76 per ohm centimeter square per mole. Per ohm centimeter square per mole, that means molar conductivity of Na plus and K plus is given, and we have to calculate molar conductivity of K plus and Cl minus is given, and we have to calculate molar conductivity of Na plus ion. और सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है. जो भी अपने पास Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी आता है उसमें 10 का डिवाइड करने के बाद आपको आंसर रिपोर्ट करना है. तो सारी इंफॉर्मेशन एक बार हम लिख लेते हैं कि कोई अपने पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, KCl इलेक्ट्रोलाइट है. NaCl और KCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में जाकर डिसोशिएट हो जाएंगे. K प्लस एक्वस आपके पास प्रेजेंट है, Cl माइनस एक्वस प्रेजेंट है और Na प्लस एक्वस प्रेजेंट है. इस कंप्लीट सॉल्यूशन में NaCl का जो मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी है 0.2 है और KCl का जो मोलैरिटी है 0.1 है. ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. एक ही सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaCl और KCl दोनों का मोलैरिटी गिवन है. इस कंप्लीट सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा कितना दे रखा है 0.0382 पर ओम पर सेंटीमीटर. तो ये बेसिकली K का यूनिट ही होता है. लैम्डा ऑफ Na प्लस आपको कैलकुलेट करना है और लैम्डा ऑफ K प्लस एंड लैम्डा ऑफ Cl माइनस इज गिवन 74 76 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो ये मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट ही होता है और उसी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट में मोलर कंडक्टिविटी K प्लस Cl माइनस दोनों आपको दे रखा है. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आपको कैलकुलेट करना है. तो किस तरीके से ये कैलकुलेट हो सकता है? कंप्लीट सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अपने पास कितना है 0.0382 पर ओम पर सेंटीमीटर और कंप्लीट सॉल्यूशन में अपने पास क्या प्रेजेंट होगा, Na प्लस प्रेजेंट होगा, Cl माइनस प्रेजेंट है, K प्लस प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है. वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो आयंस की कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल आपको कंसिडर करना है और तीनों आयंस की कंडक्टिविटी अगर आप सम कर दो तो अपने पास टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाना चाहिए. कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी, ये आपको पता है. तो कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, K प्लस, कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, दैट शुड बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. एक ही सॉल्यूशन अपने पास, उसके अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट है, सभी की कंडक्टिविटी का सम कर दे तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के इक्वल आना चाहिए. इन दोनों का कंडक्टिविटी गिवन नहीं है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी गिवन है. तो मोलर कंडक्टिविटी से K प्लस और Cl माइनस का कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बताइए मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन. यही फॉर्मूला आपको लगाना है क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी आपको किस में दे रखा है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दे रखा है. यहां से कंडक्टिविटी अपने पास किस में आएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर में आएगा. तो कंडक्टिविटी will be equal to molar conductivity of that particular ion multiplied by molarity of that particular ion divided by 1000. तो Na प्लस K प्लस और Cl माइनस का जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी कितना है K प्लस का 74 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी कितना है K प्लस का 0.1 ही है डिवाइडेड बाय 1000. तो ये कितना हो गया 0.0074 पर ओम पर सेंटीमीटर. Cl माइनस की मोलैरिटी कितनी है 0.1 है, यहाँ से 0.2 है. टोटल Cl माइनस कितना हो गया 0.3 मोलर मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी कितना है बेटा Cl माइनस का 76 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 1000. तो कितना हो जाएगा
21 पर ओम पर सेंटीमीटर। इन दोनों की कंडक्टिविटी का सम प्लस Na प्लस की कंडक्टिविटी का सम, कंडक्टिविटी दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो Na प्लस का कंडक्टिविटी अपने पास कितना आ जाएगा सॉल्यूशन की जो है, उसमें से इन दोनों की माइनस करो, कितना हो जाएगा ये 12 0, फिर इधर से 9 7 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 0.008 पर ओम पर सेंटीमीटर, दैट विल बी दी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपसे नहीं पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। तो लैम्डा मोलर ऑफ Na प्लस विल बी व्हाट, कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। क्या मोलैरिटी Na प्लस का 0.2 है, 8 डिवाइडेड बाई 0.2, 8/2 4 और 0.2 है तो 40 हो जाएगा। तो आंसर 40 है क्या, नहीं है। आंसर आपको कैसे रिपोर्ट करना है, मोलर कंडक्टिविटी में 10 का डिवाइड करके, तो 40/10 ये अपने पास कितना हो जाएगा 4। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी तो नहीं है, मॉडरेट लेवल पे ये क्वेश्चन है। दो सॉल्यूशन आपके पास दे रखे, दोनों सॉल्यूशन में K प्लस Cl माइनस और Na प्लस मिला के ये सब कुछ प्रेजेंट है। हर किसी आयन का मोलैरिटी आपके पास है। टोटल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी आपको दे रखा है, तो टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में किस किस का रोल होगा, Na प्लस Cl माइनस और K प्लस, तीनों की कंडक्टिविटी का सम कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आएगी। इनमें से दो आयंस की कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, थर्ड आयन की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। थर्ड आयन कौन सा है अपने पास, Na प्लस की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के बाद Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट अपने पास क्या होता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी होता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट में रिएजेंट क्या होते हैं और कौन सा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस टेस्ट को दे सकता है, एक बार जनरल डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूं, उसके बाद सारे ऑप्शंस आप खुद चेक कर सकते हो। आइसोसाइनाइड टेस्ट अपने पास किसके लिए होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए। अगर प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में से सेपरेट करना है तो उसके लिए आइसोसाइनाइड टेस्ट यूज किया जाता है। रिएक्शन हम किससे करते हैं, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH। क्लोरोफॉर्म से इसका रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम में, तो रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। आइसोसाइनाइड एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो अगर रिएक्शन यहाँ पे हुआ है तो आपको ऑब्जर्वेशन किस तरीके से पता चलेगा कि रिएक्शन अगर हुआ है तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अपने पास आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का फाउल स्मेल आपको लगेगा। तो फाउल स्मेल अगर आता है तो इसका मतलब कि प्राइमरी अमाइन था, और प्राइमरी अमाइन बेसिक मीडियम में CHCl3 के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो केवल इतना आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कितने कंपाउंड है, ये टोटल 8 कंपाउंड है। आइडेंटिफाई करना कि कितने प्राइमरी अमाइन है। फर्स्ट इज प्राइमरी अमाइन, B option is amide, C option is primary amine, D option is primary amine, E option is primary amine, F is secondary amine, G is tertiary amine, H is primary amine. 1 2 3 4 5, total 5 compounds that will give isocyanide test. Question number 3, 1 mole of this particular compound on treating with aqueous AgNO3, find out the number of mole of AgCl that will be formed. तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। Ag प्लस विल रिमूव Cl माइनस, तो AgCl अपने पास फॉर्म होगा, और कितने AgCl यहाँ पे बन सकते हैं। कंपाउंड भी आपको इजी सा ही दे रखा है। वैसे यहाँ पे अपने पास लिविंग ग्रुप Br भी है, तो Ag प्लस Br को रिमूव करके AgBr भी बना सकता है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल AgCl पे आपको ध्यान देना है कि AgCl कितना बन सकता है या कितने मोल ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल सकता है। अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट बोलता तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था क्वेश्चन, क्योंकि AgCl का ही वाइट प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन फिलहाल इसने केवल क्या पूछा है कि AgCl कितने बन सकते हैं, तो क्वेश्चन भी इजी हो गया। रिएक्शन आप किससे कर रहे हो, Ag प्लस एक्वस। Ag प्लस एक्वस कैन रिमूव Cl माइनस।
तो ये Cl माइनस इजीली रिमूव होगा, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये Cl रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरीन का बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, तो कार्बन क्लोरीन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अराइल हैलाइड में halide ion cannot be extracted by Ag+. This will not be removed. Again, this will be removed easily because carbocation formed will be resonance stabilized, and carbon chlorine bond is single bond. Single bond can be easily broken by Ag+ reaction. This Cl will also not be removed because chlorine lone pair is in resonance with carbon carbon pi bond. तो again विनाइल हैलाइड है और ये अराइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड में Cl माइनस को Ag+ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो दोनों क्लोरीन एटम रिएक्शन नहीं करेंगे, रेस्ट 3 क्लोरीन एटम्स यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, तो AgCl प्रेसिपिटेट या AgCl के कितने मोल आपको मिलेंगे? 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच हैव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होना चाहिए। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसमें नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होने चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंट लिगेंड अगर रखोगे तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। MAA3 और जो भी इसके ऊपर चार्ज है या न्यूट्रल है जैसा भी है, इसका तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही शो नहीं होगा क्योंकि तो सब कुछ सेम ही है बेटा, इसमें कुछ डिफरेंस आप क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। सेकंड कौन सा है? MAB, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, फैशियल और मैरिडोनियल, क्योंकि यहाँ पे जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो कैसा? AB है। AB आपने इस तरीके से किया। अब रेस्ट टू AB ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये एक तरीके से आपको मैरिडोनियल टाइप दिखाई दे रहा है। और इसको इस तरीके से आप चेंज कर दो। हाँ, इसमें और इसमें डिफरेंस है या नहीं है, इसको अगर हम चेंज करें, बस ये इसके 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, केवल आपको यहाँ पे बनाना है। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बन गया बेसिकली, ठीक है। MAB होल थ्राइस बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 टाइम्स यहाँ पे लगा हुआ, जो चार्ज यहाँ पे हो सकता है। टोटल मिला के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे ध्यान देना है, ऑप्टिकल आइसोमर तक आपको सोचना ही नहीं है। अगला क्या है? MAB2B2, तो उसके तो कुछ ज़्यादा ही पॉसिबल होंगे बेटा, क्योंकि जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो भी अनसिमेट्रिकल है और मोनोडेंटेड लिगेंड भी आपको 2 दे रखे हैं। अगेन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। ये जो स्मॉल b है, b और b ऑपोजिट साइड्स हो सकते हैं, b और b सेम साइड हो सकते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी तो ये है। उसके बाद आप AB लिगेंड को भी चेंज कर सकते हो, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे ज़्यादा ही आएंगे, खुद बना के देखना। अगला क्या है? MA2A3 BCD। BCD बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 से ज़्यादा आएंगे, सारे बना के आप देखना। और लास्ट वाला क्या दे रखा है? MA4B2, यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल 2 ही आ सकते हैं। 4A तो अपने पास सेम है, 2B डिफरेंट है, तो B और B कहाँ हो सकते हैं? या तो ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स 180 के एंगल पे हो सकते हैं, या B और B 90 के एंगल पे सेम साइड हो सकता है। सिस और ट्रांस केवल 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी होती है MA4B2 में। तो टोटल 2 अपने पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जहां पे नंबर ऑफ GI आइसोमर्स विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो गया? 2। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। FeDTA H2O- एक कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, हैज अ पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एट मेटल। If oxidation number of metal is X and if coordination number of metal is Y and if number of d electron in metal is Z, then find out the value of X plus Y minus Z। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस पेपर का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो आपको दिया हुआ है उसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना इजी, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना इजी, सेंट्रल मेटल एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैलकुलेट करना, वो भी इजी सा है। EDTA और H2O 2 लिगेंड है। EDTA हेक्साडेंटेड तक हो सकता है, अब यहाँ पे हेक्साडेंटेड है, पेंटाडेंटेड है,
टेट्राडेंटेड है ये आपको कैसे पता चलेगा? इसकी ज्योमेट्री आपको दे रखी है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, दैट मीन्स टोटल 7 हो गया। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ऐसा होता है, तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बेटा। H2 मोनोडेंटेड होता है तो उसको क्या होना पड़ेगा? हेक्साडेंटेड। और जब ये हेक्साडेंटेड होता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 4 माइनस। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 0 H2O का, इसका -4 मल्टीप्लाइड बाई 1, टोटल चार्ज कितना है? -1। तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। कोऑर्डिनेशन नंबर y कितना हो गया अपने पास? 7, तभी पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो सकता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर EDTA से आ रहा है, 1 कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर से आ रहा है, और नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल, तो Fe अपने पास क्या 3+ है। Fe कितना होता है बेटा? 18 + 4s2 3d7 सॉरी 3d6, 26 पे आता है ना, तो 26 कितना होता है? 3d6 ही होता है। Fe 3+, आउटर मोस्ट शेल में से 2 आपने हटाए, एक और हटाना है, तो 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन गया 3d5। नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन दिस Fe3+ आयन इज 5। x + y - z, 3 + 7 10, 10 - 5 कितना आ जाएगा? 5। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ही इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। An acidic solution contains 0.02 molar FeCl2 and 0.05 molar FeCl3 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली एक सॉल्यूशन में 2 सॉल्ट सॉल्यूशन अपने पास है। Now NaOH is added to this particular solution drop by drop। तो Fe2 + OH- के साथ रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा और Fe3 + फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो दोनों के प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप OH- आयन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। The pH range in which only precipitation of Fe3 FeOH whole thrice will occur without precipitation of FeOH whole twice that differs by x unit। एक ऐसा pH डिफरेंस जिसमें FeOH whole thrice, फेरिक हाइड्रोक्साइड का तो प्रेसिपिटेशन होता है लेकिन फेरस हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो ये pH रेंज आपको कैलकुलेट करनी है। pH रेंज मतलब कि pH का जो डिफरेंस है, चेक कर लेते हैं। और फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड दोनों का KSP का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। Fe2+ प्रेजेंट है 0.02 मोलर, Fe3+ प्रेजेंट है 0.05 मोलर। सही है। ड्रॉप बाय ड्रॉप OH- आप ऐड कर रहे हो, इसका KSP कितना है? KSP की वैल्यू है 8 × 10⁻⁻16, 4 × 10⁻⁻18 सॉरी -28। तो पहले कौन सा प्रेसिपिटेट होगा ये आपको देखना पड़ेगा, और आपको केवल FeOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट करवाना विदाउट प्रेसिपिटेटिंग FeOH होल ट्वाइस। तो यहीं से समझ में आ गया इस स्टेटमेंट से कि FeOH होल थ्राइस पहले प्रेसिपिटेट होगा और FeOH होल ट्वाइस बाद में प्रेसिपिटेट होगा। तो आपको FeOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट करवाना नहीं है। तो मैक्सिमम अपने पास pH का क्या रेंज हो सकता है? स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, बाकी हम खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। FeOH होल ट्वाइस या FeOH होल थ्राइस बनाने के लिए आपको OH- आयन चाहिए। Fe2+ यहाँ पे दे रखा है, Fe3+ यहाँ पे दे रखा है। तो जिसके लिए मिनिमम OH- आयन की रिक्वायरमेंट है प्रेसिपिटेट करने के लिए, वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो मिनिमम OH- आयन की रिक्वायरमेंट इसके लिए आएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ OH- कैलकुलेट कर लो आप। चलो, FeOH होल थ्राइस सॉलिड है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या आएगी? Fe3+ aqueous + 3OH- aqueous। प्रेसिपिटेट करने के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट है वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए। इसका आयनिक प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगा? Fe3+ concentration raised to power 1, OH- concentration raised to power 3, and this must be greater than 4 × 10⁻⁻28। This is 0.05, this is x, 4 × 10⁻⁻28, तो x कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻2, 10⁻⁻26, 10⁻⁻27 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 0 लगा दो एक,
5 डिवाइडेड बाई 40 कितना होता है 8 और रेस्ट टू पावर 1/3 तो 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -9 मोलर concentration of OH minus will be required to precipitate FeOH whole thrice. Let us say कि यहाँ पर देख लेता हूँ, अगर ये सॉलिड है, ये वाटर में डिजोल्व होता है तो कैसे डिजोल्व होगा, Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। यहाँ से इसका आयनिक प्रोडक्ट आपको क्या नजर आ रहा है, Fe2 प्लस रेस्ट टू पावर 1 OH माइनस रेस्ट टू पावर 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 4 8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -16। Fe2 प्लस कितना है 0.02, 0.02 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -2 एक्स स्क्वायर। आगे देखो ये कितना हो गया 4 टाइम्स 14 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -14। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7। तो आप खुद ही देख लो 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7 मोलर OH माइनस की रिक्वायरमेंट है इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, और इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -9 मोलर OH माइनस सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है। दिस इज लेस, देयरफॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट एंड देन when OH minus concentration is 2 into 10 raised to power -7 molar, then FeOH whole twice will start precipitating. तो आपको ये रेंज फाइंड आउट करना है जिसमें कि FeOH whole thrice पहले प्रेसिपिटेट हो जाए और इसको प्रेसिपिटेट होने का मौका ना मिले। तो बताइए यहाँ पे अपने क्या pH आ रही है, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो pH कितना हो जाएगा 9 माइनस log 2 माइनस log ऑफ OH माइनस, तो pH अपने पास कितना हो जाएगा 14 माइनस 10 5 प्लस log 2 pH है। यहाँ इस सॉल्यूशन में अगर ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है फेरस हाइड्रोक्साइड तो उस समय पे सॉल्यूशन का pH क्या होगा, तो यहाँ से pH कितना आ जाएगा 7 माइनस log 2 माइनस log ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH अपने पास कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस log 2। तो इन दोनों के pH डिफरेंस के बीच में ये प्रेसिपिटेट होगा वो नहीं होगा, तो pH डिफरेंस अपने पास कितना आ जाएगा या pH रेंज कितना आ जाएगा 7 प्लस log 2 माइनस 5 प्लस log 2 विच विल बी इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, दोनों केसेस में आपको कैलकुलेट करना था कि दोनों हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए OH माइनस का क्या रिक्वायरमेंट है, OH माइनस की रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में आपने pOH कैलकुलेट किया, pH कैलकुलेट किया, और इस pH रेंज में केवल फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा और फेरस हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर कितना हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 5 मोल ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप were taken into 24.6 liter vessel at 600 Kelvin and the following decay started. ठीक है, if pressure developed after 16 hours was 15 atm, calculate half life of sample X in hours। और sample X अपने पास कौन सा है, रेडियो एक्टिव सैंपल है। तो आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो रेडियो एक्टिव सैंपल X का इसका रेट कांस्टेंट के क्या हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं डिके कांस्टेंट लैम्डा। रेट कांस्टेंट के अगर आपने फाइंड आउट कर लिया विच इज व्हाट डिके कांस्टेंट लैम्डा, तो उसके बाद आप इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ भी पता कर सकते हो। और जो भी अपने पास रेडियो एक्टिव डिके होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। पहले आप ये देखिए कि क्या दे रखा है, ये X एटॉमिक नंबर Z मास नंबर A, डिके होने के बाद क्या बन रहा है Y, and it is what Z minus 4 E minus 8। तो एटॉमिक नंबर में 4 का रिडक्शन है और मास में 8 का रिडक्शन है, मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, कितने 2, तभी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एटॉमिक नंबर में 4 का रिडक्शन हो पाएगा और एटॉमिक मास में 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 का रिडक्शन हो पाएगा। और अगर मान लीजिए कि इसका एक एटम यहाँ से डिसइंटीग्रेट होता है तो हीलियम आपको कितना मिलता है 2 एटम और 2 मॉलिक्यूल्स। ये आपको दे रखा है 5 मोल। तो इजी है बेटा, टाइम t इक्वल टू 0 पे आपको A नोट दे रखा है, टाइम t इक्वल टू 16 आवर्स पे आपको AT निकालना है। बाकी आपको पता ही है कि ln A नोट डिवाइडेड बाई AT दैट इज इक्वल टू KT।
ये बस आपको थोड़ा लॉजिकली कैलकुलेट करना है। इससे क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आने के बाद हाफ लाइफ आपको निकालनी है। हाफ लाइफ कितना होता है, ln2 डिवाइडेड बाई के, इजीली आंसर आएगा। लेकिन पहले आप ये तो कैलकुलेट करो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो इनिशियली 5 मोल था 16 आवर्स के बाद डिसइंटीग्रेट होने के बाद कितना लेफ्ट है, ये टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस से कि इसमें से ये x डिसोशिएट हुआ तो ये कितना बन जाएगा बेटा 2x, और इसके 2x मोल के लिए आपको प्रेशर दे रखा है, कितना इजी है। हीलियम गैस और बाकी सब सॉलिड है, x सॉलिड है, y सॉलिड है, ऐसा इसी में दे रखा है। तो केवल प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किससे हो सकता है, हीलियम गैस की वजह से। हीलियम गैस की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट होगा, 15 atm। तो प्रेशर अपने पास है, नंबर ऑफ मोल अपने पास है, वॉल्यूम अपने पास है, टेम्परेचर अपने पास है, तो x की वैल्यू आ जाएगी PV इक्वल टू nRT। प्रेशर 15 है, वॉल्यूम 24.6 है, नंबर ऑफ मोल 2x है, R कितना है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 600 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 300 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो टेम्परेचर 300 दैट मीन्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.0821 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 24.6 लीटर ही आता है, ये हट गया। 4x इज इक्वल टू 15 तो x इज इक्वल टू 15/4। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 5, सॉरी इसके मोल अपने पास कितने होंगे 5 माइनस 15/4। 15/4 moles of radioactive substance X will be dissociated. तो after 16 hours when disintegration is complete, डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, इतना जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है जब अपने पास हीलियम गैस का प्रेशर 15 atm डेवलप हो सकता है, तो उस समय पे अपने पास इसके कितने मोल लेफ्ट होंगे, इनिशियल मोल माइनस डिसइंटीग्रेटेड मोल। तो 5 माइनस डिसइंटीग्रेटेड मोल इज 15/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 मोल इज लेफ्ट। तो बताइए ए नॉट अपने पास कितना है 5 और AT अपने पास कितना है 5/4 विच इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई के ln4 कितना होता है 2 ln2 दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई के, तो डिवाइडेड बाई 16 दैट इज इक्वल टू के। हाफ लाइफ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ln2 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू पुट करो तो यहां से क्या पता चल गया 8 hours is the half-life of this particular radioactive substance X when it starts decaying and exhibiting or emitting what? Beta particle or alpha particle? Alpha particle helium 2 plus nuclei। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन आपने अल्कोहल से किया है। X is what? प्रोडक्ट मिक्सचर। फिर उसके बाद आपने इसकी रिएक्शन किया है Br2CCl4 से, Y इज अगेन प्रोडक्ट मिक्सचर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डाई ब्रोमो प्रोडक्ट्स इन फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर Y। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड का, क्या होगा E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन से प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन किससे करनी है Br2 से, तो हैलोजन को ऐड करना एल्कीन में, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और फाइनली जितना भी प्रोडक्ट अपने पास है टोटल प्रोडक्ट आपको काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डाई ब्रोमो प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट आपको काउंट करना है, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट करना है, टोटल लिखा हुआ मतलब कि सारे प्रोडक्ट आपको काउंट करने हैं। अगर किसी में स्ट्रक्चरल आइसोमर में स्टीरियो आइसोमर की पॉसिबिलिटी है तो वो भी आपको देखना है। अल्काइल हैलाइड भी बहुत सिंपल है, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करना है और क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट मिक्सचर। इसका मतलब सारे पॉसिबल एलिमिनेशन के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। E2 एलिमिनेशन होता है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, दिस बीटा एंड दिस बीटा इज सेम, तो ये अल्कीन आ सकता है और ये अल्कीन आ सकता है। केवल 2 ही अल्कीन आपको मिल सकता है, ना तो इसमें GI पॉसिबल है ना इसमें GI पॉसिबल है, और दोनों में कोई कायरल कार्बन भी नहीं है। इस प्रोडक्ट मिक्सचर को आपने क्या बोला X के बारे में आपको कुछ पता नहीं करना है। अब प्रोडक्ट मिक्सचर की रिएक्शन आपने करवा दी हैलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4। तो हैलोजन से आपको क्या मिलेगा X+ इलेक्ट्रोफाइल, X- न्यूक्लियोफाइल, और हैलोजन का जो एसिड होता है एडिशन होता है एल्कीन पे, वो एंटी एडिशन होता है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं है,
तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। केवल पाई बॉन्ड के फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे X प्लस इलेक्ट्रोफाइल और X माइनस न्यूक्लियोफाइल आप अटैच कर दो, तो कर देते हैं। तो कितने प्रोडक्ट आपको मिल गए? 2। अगर आपने लिख दिया कि फाइनली आपको प्रोडक्ट मिक्सचर वाई में 2 प्रोडक्ट मिले हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 तो अपने पास स्ट्रक्चरली है। देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। तो पाई बॉन्ड तो कहीं है नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं होगा। काइरल कार्बन है यहाँ पे C2H5, ये क्या है CH3, ये क्या है हेलोजन, और ये क्या है CH2X। एक काइरल कार्बन है। एक काइरल कार्बन के अबाउट इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। This is not chiral, this is chiral. This is what CH3, this is X, यहाँ पे H और अटैच्ड है, और एक ये इतना बड़ा ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ काइरल कार्बन है। एक काइरल कार्बन के अबाउट 2 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, तो टोटल प्रोडक्ट मिक्सचर में आपको 4 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिल जाएंगे, और चारों प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। बेसिकली वाई प्रोडक्ट मिक्सचर में अपने पास टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे? 4। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डाई ब्रोमो प्रोडक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर इज y, एंड y विल बी व्हाट? 4। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। फॉर हाउ मेनी कार्बोनिल कंपाउंड्स विच इज व्हाट? एल्डिहाइड एंड कीटोन के इक्विलिब्रियम हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन 1। हाइड्रेशन करना है मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर, और एल्डिहाइड और कीटोन में जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर हम करते हैं तो हाइड्रेशन का प्रोडक्ट आपको मिलता है। हाइड्रेशन के प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक कार्बन पे 2 OH अटैच्ड होते हैं, और आपको पता ही है कि एक कार्बन पे जब 2 OH अटैच्ड होंगे तो वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो थोड़ा अनस्टेबल होगा, वहाँ से वापस से कंडेंसेशन हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल जो आपने ऐड किया था वो वाटर मॉलिक्यूल वापस से कंडेंसेट होकर बाहर निकल जाता है, और अगेन कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। पूरी जो कंप्लीट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर का कंप्लीटली रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी इसका जो मूवमेंट है किस तरफ डोमिनेटिंग होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रेशन का जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होता है। हाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं ना, इनमें लेस स्टेबल होते हैं, और हाइड्रेशन से पहले के जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है, तभी तो बैकवर्ड मूवमेंट है, और तभी इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना आना था? लेस देन 1। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और ज़्यादा अमाउंट में अगर ये प्रेजेंट होगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ सकती है? ग्रेटर देन 1। अगर ये प्रोडक्ट अपने पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कि मेजर अमाउंट अगर इसका है, और मेजर अमाउंट कब हो सकता है? जब अपने पास ये हाइड्रेशन का प्रोडक्ट है ये स्टेबल हो। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहला तो जो HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का जो हाइड्रेशन का प्रोडक्ट है, इसके लिए के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन पे 2 OH लगे जब यहाँ पे है तो ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और हाइड्रेशन के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ग्रेटर देन 1 होता ही है। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड में जो कीटोन होते हैं, हर किसी कीटोन के लिए हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल होता है, और हाइड्रेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आती है। और भी अपने पास कुछ कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जहाँ पे हाइड्रेशन का प्रोडक्ट स्टेबल होता है, जैसे कि क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट आप किसको बोलते हो? CCl3CHO। इसका आप हाइड्रेट बनाओगे तो क्या बनेगा? CCl3 आप अच्छे से बना दो, और ये हाइड्रेट बना दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेट इस तरीके से बनेगा क्लोरल का। हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये भी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे भी हाइड्रेशन के लिए के ग्रेटर देन 1 ही आता है। तो 2 केसेस तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए जहाँ पर इंटरनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हाइड्रेट स्टेबल हो सकता है, जो कि कहाँ हो सकता है? CCl3 अगर अटैच्ड हो, CF3 अटैच्ड हो, या फिर एक से ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो ए ऑप्शन में तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा, बी ऑप्शन में नहीं होगा। बी ऑप्शन में क्या है? CCH3 होल थ्राइस CHO, मतलब बेसिकली एल्डिहाइड दे रखा है जिसमें साइड में एक बहुत ही बल्कि अल्काइल ग्रुप है,
यहाँ पे हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल होगा। प्रोडक्ट अगर लेस स्टेबल होगा तो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, माइनर अमाउंट डिवाइडेड बाय मेजर अमाउंट, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 ही आएगी। तो ए में तो ग्रेटर देन 1 होगा, सी में ग्रेटर देन 1 होगा, डी में ग्रेटर देन 1 होगा और ई में भी ग्रेटर देन 1 ही होगा। यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा आपको दे रखे हैं और इसका जो हाइड्रेशन का प्रोडक्ट आप बनाओगे ना, आप देखना उसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल आएगा। प्रोडक्ट अपने पास हाइड्रेटेड प्रोडक्ट है और के इक्विलिब्रियम ऑफ हाइड्रेशन दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब किस तरीके से देखना, आप इसका हाइड्रेटेड प्रोडक्ट में बना देता हूं। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाया है। तो इन दोनों कार्बन पे 2 OH हो जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर के बाद। H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। यहाँ से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हाइड्रेट है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो टोटल 4 ऑप्शंस ऐसे हैं गिवन ऑप्शंस में से जहाँ पर के इक्विलिब्रियम ऑफ हाइड्रेशन ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब हाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर हो गया अपने पास 4। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ सैंपल कंटेनिंग कैल्शियम, तो किसी भी वाटर के सैंपल में टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से आती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। और अपने पास फिलहाल कैल्शियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है टेम्पररी हार्डनेस के लिए। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर इज CaOH होल ट्वाइस। इससे टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन वापस से देखना। In the removal of temporary hardness of sample containing Ca, find number of moles of CaOH whole twice used per mole of CaHCO3 whole twice removed. टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए लाइम वाटर के कितने मोल का रिक्वायरमेंट है पर मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इनफैक्ट यही सबसे इजी क्वेश्चन है इस पेपर का। ये आपको रिमूव करने के लिए चाहिए बाइकार्बोनेट का जो कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है लाइम वाटर, यहाँ से कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ व्हाट नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरीके से आप इसका टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हो। इसके 1 मोल के लिए लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? तो साफ साफ बैलेंस हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, OH माइनस विल एक्सट्रैक्ट H प्लस 2H2O, तो 1 मोल के लिए इसका कितना रिक्वायरमेंट है? 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर ऑफ F ब्लॉक? तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। टोटल 7 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा F ब्लॉक एलिमेंट है। क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको पता होगा F ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे कि रुबिडियम, अच्छा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आंसर निकाल लेना। रुबिडियम अपने पास S ब्लॉक एलिमेंट होता है, पोटेशियम के नीचे आता है। TB हो गया PD, पैलेडियम D ब्लॉक एलिमेंट होता है, निकल के नीचे आता है। फिर अपने पास क्या हो गया? ZD हो गया ऐसी को क्या बोलते हैं? सेलेनियम। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम P ब्लॉक एलिमेंट है ये। और ऐसी के बाद अपने पास क्या है? CH। तो TH रेडियो एक्टिव मेटल है, थोरियम है, सीरियम है, टर्बियम है और गैडलोनियम है। तो ये चारों ही अपने पास F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा बाकी जो 3 एलिमेंट है, एक S ब्लॉक से है, एक D ब्लॉक से और एक P ब्लॉक से। रेस्ट 4 टर्बियम, गैडलोनियम और सीरियम और थोरियम, ये चारों जो एलिमेंट है ये F ब्लॉक से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजीली सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया अभी है। अ सोप C17H35COO- Na+ solution becomes colloidal at a concentration of 1.2 into 10⁻³ मोलर। सही बात है। सोप का जब सॉल्यूशन आप बनाते हो, सोप को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए किस तरीके से एक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे ही एक्ट करता है, मतलब कि सोप के जो पार्टिकल है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनता है।
लेकिन जैसे ही आपने सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करी तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पे कॉलोइडल फॉर्मेशन होता है और उस कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पे ही कॉलोइडल फॉर्मेशन है एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज 1.2 into 10⁻³ molar. On an average, 2.4 into 10⁻13 colloidal molecules are present in 1 mm³. What is the average number of stereotime in one colloidal particle, which is what, micelle, and take Avogadro number as 6 into 10⁻23. तो क्वेश्चन तो बहुत इजी सॉल्व होगा ही। क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और मिसल किसकी वजह से बनेगा बेटा, ये क्या है, सॉल्ट का नाम क्या है इसका, सोडियम स्टीयरेट। और ये जो अपने पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक आयन है, इसी में हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और ये जो मॉलिक्यूल है इसी की वजह से कॉलोइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। ये जो अल्काइल चेन है ये हाइड्रोफोबिक होती है, तो अल्काइल चेन अपने पास एक सर्कुलर कॉलोइडल पार्टिकल में इनवर्ड डायरेक्टेड होता है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, एच बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई दिस हाइड्रोफिलिक एंड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। अब एक कॉलोइडल पार्टिकल के अंदर कितना स्टीयरेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये भी बता रखा है कि ऑन एन एवरेज 1 mm³ वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट है अपने पास, 2.4 into 10⁻13 कॉलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट है, और ईच कॉलोइडल पार्टिकल में कितने स्टीयरेट आयन प्रेजेंट हो सकते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1 mm³ में इतने कॉलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट है, तो यहां से आप ऐसा करो कि क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो, और ऑलरेडी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, दोनों मिसल कॉन्सेंट्रेशन को आप इक्वलाइज करो, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेना, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि एक कॉलोइडल पार्टिकल में कितना स्टीयरेट आयन प्रेजेंट हो सकते हैं। चलो, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 into 10⁻³ मोलर, विच इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टीयरेट आयन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 mm³, 1 mm³ कितना होता है, 1 into 10⁻³ मीटर क्यूब, कितना हो गया, 10⁻⁹ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁶ लीटर हो गया। 10⁻⁶ लीटर अपने पास टोटल वॉल्यूम हो गया, और इसके अंदर अपने पास कितने कॉलोइडल पार्टिकल हैं, 2.4 into 10⁻13। एक कॉलोइडल पार्टिकल में अज्यूम कर लेते हैं कि x नंबर ऑफ स्टीयरेट आयन प्रेजेंट है, तो ये टोटल अपने पास स्टीयरेट आयन के टोटल नंबर ऑफ स्टीयरेट आयन आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ आयन से आप मोल कैसे कैलकुलेट करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ आयन में बेसिकली अवोगाद्रो नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा, तो टोटल मोल्स आ जाएंगे, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो 10⁻⁻6 इधर ही है, तो 10⁻17 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 1.22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 into 10 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x। तो ऑन एन एवरेज अपने पास एक कॉलोइडल पार्टिकल के अंदर 30 स्टीयरेट आयन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये भी इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैंट गिव SN1 रिएक्शन रेडिली। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, जो भी अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड जो भी आपके पास है, हैलाइड आयन लीविंग ग्रुप को आप हटाओगे तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा, और अगर ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबल है तो SN1 रिएक्शन इजीली होगा। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो फिर यहाँ पे SN1 रिएक्शन के कोई चांसेस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन 1, ये क्या दे रखा है आपको, बेंजाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन हटा दिया, लिविंग ग्रुप चला गया फर्स्ट स्टेप में, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज स्टेबल, देयरफॉर SN1 रिएक्शन कैन हैपन रेडिली। ये अपने पास अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड में तो SN1 और SN2 दोनों ही नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा,
और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा ही नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती ब्रेक कर दोगे तब भी यहाँ पे पॉजिटिव किसके ऊपर आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर। और डबल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, SN1 रिएक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि SN1 हो सकता है। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड सिंगल है और ये लीविंग ग्रुप अगर यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन इस जगह पे भी SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज एंटी एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। फोर्थ ऑप्शन में तो इजीली हो जाएगा बेटा, Br माइनस लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा एंड दिस कार्बोकेटाइन इज वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। थर्ड वाले में भी जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन बनती है। तो फर्स्ट और फोर्थ में तो SN1 रिएक्शन इजीली होगा, सेकंड और थर्ड में SN1 रिएक्शन होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फॉर द गिवन कंपाउंड, और गिवन कंपाउंड आपको क्या दे रखा है, एक पॉलीपेप्टाइड दे रखा है। अमीनो एसिड्स के कंडेंसेशन से आपको क्या मिलता है, पॉलीपेप्टाइड मिलता है। करेक्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ टेट्रापेप्टाइड, इट इज अ टेट्रापेप्टाइड। चेक करना पड़ेगा बेटा, टेट्रापेप्टाइड में क्या होंगे, 4 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल कंडेंसेट होंगे, जिसकी वजह से अपने पास जब 4 मॉलिक्यूल कंडेंसेट होंगे तो 3 पेप्टाइड लिंकेज आएंगे वहां पे, अमाइड लिंकेज। अब चेक कर लेते हैं कि इसको टेट्रापेप्टाइड बोल सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, COOH CH2NH C डबल बॉन्ड O, CH2NH C डबल बॉन्ड O, CH3 NH C डबल बॉन्ड O, CH2, फिर यहाँ पे क्या CH2 NH C डबल बॉन्ड O, अगेन CH2NH2, 1 2 3 and 4 peptide links are present, therefore 5 amino acids will condensate to form this particular peptide। तो इसको टेट्रापेप्टाइड नहीं बोलेंगे, इसको पेंटापेप्टाइड बोलेंगे, क्योंकि 5 अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से ये बना है। सेकंड पे आता है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, अमीनो एसिड का कंडेंसेशन होता है तभी तो ये पेप्टाइड लिंक आ जाता है। अमीनो एसिड में क्या होगा, एक का COOH पार्ट और दूसरे का NH2 पार्ट, यहां से कंडेंसेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जिसकी वजह से अमाइड लिंकेज आ जाएगा यहां पे, RCOOH, और इधर क्या हो जाएगा अपने पास RNH। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ आप देखो, थर्ड में क्या है, ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स एलेनिन एंड ग्लाइसिन। तो एलेनिन और ग्लाइसिन इन दोनों अमीनो एसिड की शक्ल आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको कौन सा अमीनो एसिड मिलेगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, वो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको क्या करना है, कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक ही करना है। यहाँ पे क्या अटैच करोगे H+, यहाँ पे क्या अटैच करोगे OH-। जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है वहाँ पे OH-, जहाँ डेल्टा नेगेटिव होता है वहाँ पे H+। इस तरीके से हर किसी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद टोटल 5 अमीनो एसिड मिलेंगे। 5 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर तो आप बना लोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइसिन से मैच करता है या एलेनिन से मैच करता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स एलेनिन एंड ग्लाइसिन। चेक करता है, यहां पे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, COOH CH2NH2, COOH CH2NH2, यहां पहुंच गए, COOH CH3NH2, यहां पे भी हो जाएगा वो, इधर आ गए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOH CH2, ये कार्बन एक्स्ट्रा है, फिर यहाँ पे NH2 आ जाएगा। तो ऊपर से COOH आता जा रहा है, नीचे CH2, और फिर यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो NH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, इधर OH-, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 CH2 COOH। तो NH2 CH2 COOH इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइसिन। बेसिकली अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर अपने पास ऐसा होता है। अमीनो एसिड क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड होता है,
इसी पे आपको ध्यान देना होता है। टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड आपको बता रखे हैं। कार्बन सॉरी ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये तो COOH का पार्ट है। इसका जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे अगर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड जो 20 अल्फा अमीनो एसिड है उनका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इस कार्बन पे एक तो अमीनो है, एक COOH है, एक हाइड्रोजन है, और ये जो R ग्रुप है यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। R की वैल्यू अगर हाइड्रोजन होगी तो क्या हो जाएगा CH2 NH2COOH। और ये पहला अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन। और अगर R की वैल्यू आपने CH3 पुट कर दिया तो ये सेकंड अमीनो एसिड आपके पास क्या बनता है, एलानीन। तो आप देख लो यहां पे जितने भी अमीनो एसिड आपको मिल रहे हैं ना, या तो वो ग्लाइसिल है या एलानीन है। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ पे आ जाओ। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स 4 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स। तो ग्लाइसिन ग्लाइसिन ये ग्लाइसिन ये ग्लाइसिन, 4 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स एंड 1 एलानिन मॉलिक्यूल। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। टेट्रापेप्टाइड नहीं है, पेंटापेप्टाइड है। पेंटापेप्टाइड का मतलब है कि जहाँ पे 5 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन की वजह से जो पॉलीपेप्टाइड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, पेंटापेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन गैस कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। ओजोन गैस को किससे एब्जॉर्ब किया जाता है, टर्पेंटाइन ऑयल से। और यहाँ पे क्या पूछा है कि ओजोन गैस कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय यूकेलिप्टस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोल्टार। तो उसके कितने आंसर हो जाएंगे, 3। यूकेलिप्टस ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कोल्टार, इन तीनों में ओजोन गैस ऑब्जर्व नहीं होता है। केवल टर्पेंटाइन ऑयल ऐसा होता है जहां से ओजोन गैस को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये सब आपने यूडियोमेट्री में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग MnCO5। Mn का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। पहला क्या है, इट कैन अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज डाइमराइजेशन। चेक कर लेते हैं। MnCO5 तो 5 है, इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। CO मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में इसका ज्योमेट्री कैसा हो सकता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है या स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा इसका। MnCO5 ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक नहीं करना है। केवल फर्स्ट ऑप्शन आप देखो, इट कैन अंडरगो रिडक्शन एज वेल एज डाइमराइजेशन। रिडक्शन हो सकता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर सकता है और कौन डोनेट कर सकता है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अपने पास एक थ्योरी होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। तो उससे आपको पता चल जाएगा। चेक करना है कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करस्पॉन्डिंग नोबल गैस को मैच करता है ना, तो उस केस में ये जो पर्टिकुलर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। जैसे कि Mn अपने पास किस में आता है, 4th पीरियड में आता है। 4th पीरियड में जो नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। चेक करते हैं कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, 36 से ज़्यादा है या 36 से कम है। देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा, 0 है। तो Mn के पास खुद के पास 25 इलेक्ट्रॉन है और हर लिगेंड से मोनोडेंटेड लिगेंड है CO, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं। इसका 35 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। स्टेबलाइज होने के लिए 1 ये चाहता है, तभी जाके 36 हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस होगा। एकदम सही बात है। This MnCO5, this carbonyl complex can undergo reduction as well as dimerization. Of course इसका डाइमराइजेशन भी होता है। तो डाइमराइजेशन होने के बाद जो Mn है, हर किसी Mn का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कन्वर्ट हो जाता है 36 में। कैलकुलेट करके देख लेना। तो डाइमराइजेशन होने के बाद Mn का ये जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू 36। सिनर्जिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता ही है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में यूजुअली क्या होता है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छी बात है। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये जो अपने पास लिगेंड है ये मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही रहा है, साथ ही साथ मेटल के जो फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं वो फिल्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वापस से लिगेंड को डोनेट करने लग जाते हैं।
लिगेंड को डोनेट करना है तो कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कोई एम्प्टी पी ऑर्बिटल या एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो है नहीं, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एम्प्टी कौन प्रेजेंट है, पाई स्टार। तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल है, जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है, उनमें से इलेक्ट्रॉन सीओ लिगेंड के पाई स्टार में डोनेट करने लग जाते हैं। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और सिनर्जिक बॉन्डिंग जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सेप्शनली हाई होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग इसी को बोलते हैं, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल में डोनेट करे और फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल वापस अपना इलेक्ट्रॉन लिगेंड की तरफ डोनेट करे। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में ये प्रेजेंट होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन MnCO5 इज शॉर्टर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO। तो नॉर्मल CO कार्बोनिल CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो MOT के थ्रू आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होता है, 3 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0 है तो उसके हिसाब से इसका बॉन्ड लेंथ आएगा। और जो अपना मेटल का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इसकी शक्ल आप बनाओ बेटा। सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। सबसे पहले कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। अब मेटल के जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है वो कार्बन के पाई स्टार में अपना इलेक्ट्रॉन वापस से डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे अपने पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। और अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बेसिकली जो पाई का बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था, अगर यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होती तो कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है कार्बन ऑक्सीजन का ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर अगर डिक्रीज होगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगा। तो CO का जो बॉन्ड लेंथ है वो MnCO5 में ज़्यादा है। और इन्होंने क्या दे रखा है, CO बॉन्ड लेंथ इन MnCO5 इज शॉर्टर। ये गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट अपने पास क्या है, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो ये है ही सही। मेटल और कार्बन के बीच में जहां पे बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 16 मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज 150 टोर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर over a solution at 60 degrees centigrade containing equal number of moles of water and ethylene glycol is 50 torr. Which of the following statement is correct? तो पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है 150 टोर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है P वाटर नॉट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड 150 टोर। अब आपने क्या किया कि प्योर वाटर में मिक्स कर दिया इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों इक्वी मोलर मिक्सचर में है। तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है वो बेसिकली हाफ है। इथाइलिन ग्लाइकोल टेम्परेचर आपने सेम रखा है, तो जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर है वो चेंज नहीं हो सकता, प्योर वेपर प्रेशर। और इस सॉल्यूशन का जो अपने पास वेपर प्रेशर आ रहा है दैट इज 50 टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 2/3। तो रिलेटिव लॉवरिंग अपने पास कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर, अभी कितना रिडक्शन हो चुका है। तो पहले अपने पास कितना वेपर प्रेशर था 150, अब सॉल्यूशन बनाने के बाद कितना हो गया 50। तो कितना रिडक्शन हो गया बेटा 150 माइनस 50, 100 का रिडक्शन है। बट रिलेटिव वेपर प्रेशर या रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो विद रेस्पेक्ट टू इनिशियली अगर अपने पास प्योर वाटर था तो प्योर वाटर का कितना था 150। तो विद रेस्पेक्ट टू 150 रिडक्शन ऑफ 100 इज व्हाट 2/3। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 2/3। सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए, द सॉल्यूशन इज आइडियल अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ये सॉल्यूशन अपने पास आइडियल बिहेवियर शो करता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो चेक करते हैं कि आइडियल बिहेवियर है या नहीं है। वाटर अपने पास 150 टोर इसका सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए कि प्योर वाटर प्रेजेंट है तो 150 टोर इसका प्योर वेपर प्रेशर आता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करने के बाद 50 टोर आ रहा है।
और इसका जो अपने पास मोल फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, हाफ हो गया। तो देखना कि P सॉल्यूशन दैट शुड बी इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। इथाइलिन ग्लाइकोल नॉन वॉलेटाइल आपको दे रखा है और ये वाटर है, इसका 150 है, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन कितना होगा, हाफ कितना आना चाहिए, 75। तो अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही करता है तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना आना चाहिए, 75। कितना आ रहा है बेटा, 50। तो वेपर प्रेशर कम आ रहा है, वेपर प्रेशर कम आ रहा है, आइडियल से वेपर प्रेशर कम आ रहा है, मतलब ये कौन सा बिहेवियर शो करता है, नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव डेविएशन, और आइडियल बिहेवियर इसका नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। द सॉल्यूशन हैज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये भी गलत है बेटा। एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एकदम सही है। जहां पर भी नेगेटिव डेविएशन होता है वहां पर जब किसी भी सॉल्यूशन को आप अगर मिक्स कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 होता है, मतलब कि मिक्सिंग के समय पे एंथैल्पी वहां पर रिलीज होती है। कैसे आप देखोगे, नेगेटिव डेविएशन है तो जैसे आप ऐसे देख लो, बॉन्डिंग से ही आपको समझ में आ जाएगा। कोई अपने पास सब्सटेंस है ए, तो ए और ए, सब्सटेंस ए में ए और ए के बीच में इंटरेक्शंस डेवलप्ड है। बी सब्सटेंस है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो बी और बी के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस डेवलप्ड है, और जब आप इन्हें मिक्स कर दोगे तो ए और बी के बीच में नए इंटरेक्शंस यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। इफ न्यू इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, तो अगर ये इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर होंगे तो ए और बी चिपके हुए होंगे। जब ये एक दूसरे से ज़्यादा चिपकेंगे तो लिक्विड स्टेट में रहने का इनका टेंडेंसी होगा और ये वेपर स्टेट में कम जाएंगे, और वेपर स्टेट में कम जाएंगे तभी तो यहाँ पे जितना भी वेपर्स क्रिएट होगा उस वेपर का वेपर प्रेशर लेस क्रिएट होगा, तभी से आपको क्या बोलोगे, नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे प्रेजेंट है। जहाँ पे भी नेगेटिव डेविएशन प्रेजेंट है, लेस वेपर प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड। व्हाई? बिकॉज आफ्टर मिक्सिंग स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस विल बी बिटवीन ए एंड बी, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस हैं। तो अब आप इसे एंथैल्पी के टर्म में देखो, यहाँ पे वीक इंटरेक्शंस है, जब ए और बी को मिक्स करेंगे तो ये ए और बी के इंटरेक्शंस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। वीकर इंटरेक्शंस विल बी ब्रोकन डाउन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस विल बी फॉर्म्ड। तो बेसिकली लेस एनर्जी विल बी सप्लाइड एंड मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अल्टीमेटली एनर्जी विल बी रिलीज्ड, दैट मीन्स डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग फॉर नेगेटिव डेविएशन मिक्सचर्स शुड बी लेस देन 0। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट नंबर 1 and 4 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग 0.4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड HA एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस वीक एसिड का जो Ka है वो आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁵ और log 2 की वैल्यू ट्रीट करनी है 0.3। वीक एसिड का सॉल्यूशन आपको बना के दे रखा है और ये एसिड अपने पास मोनोप्रोटिक है, या और क्या बोल सकते हैं, मोनोबेसिक, मतलब एक ही H+ ये डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, HA इसका नाम इन्होंने दे रखा है, HA एक्वस। तो बेटा वीक एसिड है तभी तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 4 × 10⁻⁵, वेरी लेस देन 10⁻³ दे रखा है। बहुत कम डिसोशिएट होगा, H+ एक्वस प्लस A- एक्वस। लेट अस से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C, तो ये कितना हो गया 0 टाइम T = 0 पे टाइम T = इक्विलिब्रियम में C में से अगर C अल्फा, अज्यूमिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टू बी अल्फा, तो C में से कितने मोल डिसोशिएट होंगे C अल्फा, ये कितना बनेगा C अल्फा। Ka का वैल्यू कितना हो जाएगा, this raised to power 1 डिवाइडेड बाई this raised to power 1 माइनस अल्फा को 1 कंसिडर आप कर सकते हो। अगर अल्फा का वैल्यू कितना है 0.1 से कम है तो कितना हो जाएगा C⁴ दैट इज इक्वल टू Ka, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Ka/C अंडर रूट। चेक भी कर लो कि अल्फा की वैल्यू रूट Ka/C से अगर 0.1 से कम आ रही है तो ये जो आपने 1 माइनस अल्फा को 1 कंसिडर किया है ना, ये सही है। 4 × 10⁻⁵ है ये, और C कितना है 0.4, ये 10 टाइम्स, तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा, विच इज़ वॉट 10⁻⁻²। 0.01 इज लेस देन 0.1। तो जो
अल्फा को आपने नेग्लेजिबल कंसिडर किया है 1 के रेस्पेक्ट में, जिसकी वजह से 1 माइनस अल्फा 1 हुआ है। ये जो आपका कंसिडरेशन है ये बिल्कुल सही है। बताइए अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके पास है वो क्या है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.4। पीएच कहाँ से आएगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से आएगा। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितनी है, सी अल्फा 0.4 इंटू अल्फा कितना आ गया 0.01 विच इज व्हाट 4 इंटू 10⁻³ तो pH कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग 4। लॉग 4 कितना होता है 2 लॉग 2। लॉग 2 कितना दे रखा 0.3 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.6 3 में से 0.6 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2.4। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि इस सॉल्यूशन का जो pH है वो 2.4 है। सेकंड स्टेटमेंट pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.4 ये गलत है बेटा। एसिड के सॉल्यूशन से आपको H प्लस मिलेगा। H प्लस आपको कितना मिलेगा कैलकुलेट किया है, उससे कॉन्सेंट्रेशन से pH अपने पास 2.4 आ गया। तो pH अगर आपको फाइंड आउट करना ही है तो 14 माइनस pH से आपका आंसर आएगा विच विल नॉट बी 0.4। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड आप देखो H प्लस फ्रॉम वाटर इज 2.5 इंटू 10⁻⁻12 मोलर। ठीक है, अब ये एसिडिक सॉल्यूशन अपने पास, इसमें HA का डिसोसिएशन से आपको H प्लस तो मिला ही है, यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन होता है और वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन से भी आपको H प्लस मिलेगा। तो वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन से जितना H प्लस मिलेगा और वीक एसिड के डिसोसिएशन से जितना H प्लस मिलेगा, दोनों H प्लस को कंबाइन करके फाइनली अपने पास H प्लस की वैल्यू आएगी। तो फिर उस फाइनल H प्लस की वैल्यू से आपको pH कैलकुलेट करना चाहिए था। आपने तो केवल एसिड के H प्लस से pH कैलकुलेट कर लिया, तो फिर ये गलत भी हो सकता है। लेकिन ये गलत नहीं होगा क्योंकि वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन की वजह से जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलता है वो बहुत ही नेग्लेजिबल होता है। आप सोचो ना, यहाँ पे आपको यहाँ से H प्लस कितना मिल रहा है 4 इंटू 10⁻³ एंड 4 इंटू 10⁻³ इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6। ये आपको वैल्यू बता रखी है कि 10⁻⁻6 से ज़्यादा H प्लस या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिलती है एसिड और बेस से, तो फिर आपको वाटर से या वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन से मिलने वाला H प्लस और OH माइनस आयन को नेग्लेजिबल कंसिडर करना होता है। और वाटर में बेसिकली आप ध्यान मत दो, वीक एसिड और वीक बेस से जितना H प्लस या OH माइनस आपको मिल रहा है वहीं से आप क्या कर लो, pH या pOH का कैलकुलेशन कर लो। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन से कितना H प्लस आपको मिल सकता है, तो वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बताइए वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन जब होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, इनकी क्या होगी 0 0। लेट अस से कि वाटर की कुछ कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ यहाँ पे डिसोशिएट हो जाता है, X अगर डिसोशिएट होता तो ये क्या मिलेगा X और X। H प्लस आपको वहां से भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 4। और यहाँ से जो H प्लस आपको मिल रहा है विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H प्लस दैट इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो आप इसको बेसिकली क्या कंसिडर करते हो, इसको नेग्लेजिबली कंसिडर कर लो। तो 4 इंटू 10⁻³ मोलर इज अमाउंट ऑफ H प्लस प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर। तो Kw की वैल्यू क्या होती है बेटा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट 4 इंटू 10⁻³ और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट X 11 हो गया। 4 से डिवाइड करूंगा तो 0.25 होगा, उसको क्या कर दो 2.5 और 10⁻⁻12 लिख दो इसको। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻12। ये अपने पास इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। और ये अपने पास और क्या हो सकता है, OH माइनस अगर यहाँ से इतना मिलेगा इसके डिसोसिएशन से, तो H प्लस भी एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा। H प्लस का डिसोसिएशन यहाँ पे कितना हो रहा है X आपको मिलेगा और X की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 2.5 इंटू 10⁻⁻12। तो H प्लस जो कि आपको वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन से मिलता है वो कितना होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻12। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट आप देख लो, परसेंटेज ऑफ अनआयोनाइज्ड HA मॉलिक्यूल इज अबाउट 99%। चेक कर लेता हूं, अनआयोनाइज्ड HA वो कितना है 99%। तो आयोनाइज्ड कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपनी कितनी आई थी 0.01 आया था। 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज व्हाट 1%।
1% HA is dissociated, that means 99% HA is undissociated. तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में HA अपने पास कितना परसेंट प्रेजेंट होगा? 99%. यही फोर्थ स्टेटमेंट में दे रखा है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? 134. केवल सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे जो ERT 4 का पेपर 2 है ये भी कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया है.